नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विज्ञान से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको आपके आने वाले टेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। और यदि आपका जो लेवल है वो सेकंड है, मतलब पेपर सेकंड की तैयारी आप कर रहे हैं और जिसमें आपका सब्जेक्ट मैथ्स या साइंस है, तो निश्चित ही ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए और बढ़ते हैं इन प्रश्नों की ओर, देखते हैं आज के हमारे विज्ञान से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न आता है, हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न जो है उसने में पूछे हमारे एक तो दांत और दांतों का आगे से पीछे की ओर का क्रम पूछा है। तो कहने का मतलब है कि हमारे सामने के जो दांत होते हैं उनके बाद कौन से दांत होते हैं, उनके बाद कौन से होते हैं, उनके बाद कौन से होते हैं, इस प्रकार से प्रश्न है। आगे से पीछे का मतलब ये क्रम पूछा है। तो देखिए दांत जो होते हैं हमारे वो 4 प्रकार के तो होते हैं और 4 विकल्प में चारों ही प्रकारों को लिखा है, पर उसका क्रम चेंज किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि क्रम जो होगा वो किस प्रकार से होगा। तो हमें सीधा क्रम को पहचान कर उसका उत्तर टिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे दांतों का जो क्रम होता है वो होता है इस प्रकार से, पहले विकल्प की तरह, जिसमें दे रखा है कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। तो देखिए कृंतक मतलब जो सामने के हमारे दो दांत ऊपर नीचे की तरफ देखते हैं हम, जो काटने का काम करते हैं। तो काटने वाले दांत जो होते हैं, जैसे हम सेब को खाते हैं तो सामने के दांतों से काटते हैं, तो ये कृंतक है। इसी के साथ में उन जो हमारे कृंतक होते हैं उनके साइड के जो दांत होते हैं दोनों तरफ, लेफ्ट राइट दोनों साइड में और ऊपर नीचे भी, वो दांत नुकीले जो होते हैं, जो रदनक होते हैं और ये फाड़ने का काम करते हैं। इसी के साथ में जो हमारी दाढ़ें होती हैं जो आगे आगे की ओर स्थित होती है वो अग्रचवर्णक है, और जो लास्ट में पीछे पीछे के साइड में दोनों साइड में लेफ्ट राइट ऊपर नीचे है वो होती हैं चवर्णक, मतलब जो चबाने का काम करती है। तो इस प्रकार से हमारे दांत जो होते हैं वो व्यवस्थित होते हैं। तो ये कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक के रूप में जाने जाते हैं और इनका क्रम इस प्रकार से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो यहाँ पर पादप एवं वृक्षों में पानी ऊपर तक चूषण कर्षण के कारण पहुंचता है और निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण से यह चूषण कर्षण होता है। तो हम देखें कि जो पौधे होते हैं वो जमीन से पानी को ऊपर खींचते हैं, तो वो कौन सी घटना होती है, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन या अवशोषण। तो हम देखें तो वृक्ष पर पानी में वृक्ष जो होते हैं जमीन से जब पानी को खींचते हैं तो निश्चित रूप से उनमें खिंचाव उत्पन्न होता है। और ये खिंचाव क्यों उत्पन्न होता है, तो जब पौधों की पत्तियों में पानी की होती है कमी, तभी ये खिंचाव बल पैदा होता है, जिसे हम चूषण कर्षण बल कह सकते हैं। और ये पत्तियों में होता है वाष्पोत्सर्जन के कारण। तो विकल्प ए इसके लिए सही उत्तर है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन होगा उसके कारण जल की हानि होगी, और जल की हानि होगी तो ये खिंचाव बल उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर बन जाता है पहला विकल्प। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अदरक का जननांग है, जड़, तना, पत्ती या फिर बीज। तो यहाँ पर कहेंगे कि तना जो है ये अदरक का जननांग होता है, इसके माध्यम से हम दूसरे पौधे को उत्पन्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो विकल्प सी होगा हमारा थर्ड वाला, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित द्रवों में से कौन विद्युत के चालक हैं। तो सुचालक कहें या चालक कह दें, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर सिरका, शर्करा विलयन और लवण विलयन और आसुत जल ये दे रखे हैं। तो देखिए यदि यहाँ पर शर्करे विलयन यानी कि जो विलयन की बात करें शर्करा का, जो कुचालक होगा। इसी के साथ में आसुत जल भी जो होता है, जिसे हम शुद्ध जल कहते हैं, वो वर्षा का जो जल होता है शुद्ध जल होता है, तो वो भी, या फिर डिस्टिल वाटर जो होता है, जो बैटरी वगैरह में पानी भरते हैं, ये भी कुचालक के रूप में होता है। तो यहाँ पर सुचालक या चालक के रूप में है तो वो है सिर्फ 2 चीज़ें, ए और सी, जिसमें सिरका और लवण का विलयन। तो इसके लिए हमारा जो विकल्प बनता है थर्ड वाला, जिसमें दे रखा है ए और सी, ये इसमें उत्तर होगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और फिर आप उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पौधे, पहला वाला है, पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं या नहीं, तो ये हमें सोचना है। और बी वाला है, पौधे श्वसन के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। और सी वाला है, पौधों के जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों ही आवश्यक है। और डी वाला है यहाँ पर दिन के समय प्रकाश संश्लेषण। डी वाला आपको थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा है, तो चलिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और
श्वसन पौधों में होने वाली समक्षणिक यानी कि एक ही समय होने वाली प्रक्रियाएं हैं। तो यहाँ पर सही कथन कौन सा है? अब आप चारों कथनों को देखते हैं तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो कथन है हमारे सही कथनों को देखना है। तो सही कथन के रूप में यहाँ पर जो है ये रहेंगे ए। चलिए ए तो हमारा थोड़ा सा ऊपर है, उत्तर का चयन कर लेते हैं और फिर इसको देखते हैं। तो फोर्थ वाला जो है ए, सी और डी। देखिए इसमें बी वाला नहीं आया। अब बी वाले को आप देखिए क्या था बी वाला। तो बी वाला ये था कि पौधे श्वसन के बिना कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। तो देखिए श्वसन के बिना ना पौधे रह सकते हैं ना ही हम रह सकते हैं। तो बी वाला यहाँ पर गलत है और बाकी तीनों ही सही है। अब तीनों को आप देखते हैं तो जैसे पहला वाला था कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना कुछ समय तक जीवित रह सकते, तो बिल्कुल रह सकते, क्योंकि रात्रि के समय तो प्रकाश संश्लेषण होती नहीं, तब भी पौधे जीवित रहते हैं। और सी वाला है कि प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों ही आवश्यक होती, बिल्कुल सही है। और दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और श्वसन पौधों में होने वाले समक्षणिक, मतलब कभी कभी एक टाइम पर ये चीज़ें हो जाती हैं, तो बिल्कुल होती है। तो इस प्रकार से तीनों यहाँ पर सही हैं, जो कि ए, सी और डी रहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मान लीजिए आप एक किसान हैं और उस क्षेत्र में रहते हैं जहाँ की मृदा काली है, मतलब मिट्टी वहाँ की काली है, और आपके क्षेत्र की जलवायु उष्ण है। तो आप अपने खेतों में रेशे प्रदान करने वाले पौधे को उगाना चाहते हैं। तो निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता देना चाहेंगे? नारियल, रेयान, जूट या पटसन या कपास को? तो निश्चित रूप से काली मिट्टी के लिए कपास जो होता है पर्याप्त होता है, उपयुक्त होता है काली मिट्टी। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा इसमें सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। आमतौर पर खाद्य सामग्री रखने के लिए पैट, बोतलें और जारों का प्रयोग होता है। तो पैट रिक्त स्थान का सुपरिचित प्रकार है। तो यहाँ पर पहचानना है कि जो पैट बोतलें होती हैं ये किसकी बनी होती है? रेयान की, पॉलीएमाइड, पॉलिएस्टर या एक्रोलिक? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये बनी होती है पॉलिएस्टर, और थर्ड विकल्प इसके लिए सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लाला रस, जिसे हम लार भी कहते हैं, इसका कार्य क्या होता है? तो देखिए लाला रस या लार जो होती है क्या करती है? तो इसका कार्य श्वास नली में खाद्य पदार्थों के कणों को प्रवेश से रोकना है, या फिर मंड स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करना। थर्ड है कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में परिवर्तित करना, और फोर्थ है मंड स्टार्च को वसा में परिवर्तित करना। तो फोर्थ विकल्प होगा मंड स्टार्च को वसा में परिवर्तित करना। तो यहाँ पर ये गलत होगा, क्योंकि मंड स्टार्च को वसा में परिवर्तित करना इसका कार्य नहीं होता है। ये गलती से लग गया है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा मंड स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करना। ठीक है, सेकेंड वाला जो होगा ये राइट है। क्योंकि देखिए लाला रस जो रस होता है या लार होती है, कहाँ होती है? हमारे मुंह में। और जब हम भोजन को लेते हैं तो उसमें जो स्टार्च होता है उसको ग्लूकोज, फ्रैक्टोज आदि में कन्वर्ट करने का, यानी कि शर्करा में परिवर्तित करने का कार्य करती है हमारी लार। तो यहाँ पर फोर्थ वाला त्रुटिपूर्ण तरीके से लग गया था, तो कोई बात नहीं, आप उसको समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर। एक शिक्षक कक्षा 6 में भोजन के तत्वों को पढ़ाने की योजना बनाता है, निम्नलिखित में से किसी मुख्य प्रश्न के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब शिक्षक भोजन के तत्वों को पढ़ाने की योजना बना रहे हैं तो उसे किसे मुख्य प्रश्न के रूप में शामिल कर सकते हैं? आपकी माँ विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थ क्यों देती है? या फिर क्या आपकी माँ प्रतिदिन दोपहर को एक ही तरह के भोज्य पदार्थ तैयार करती है? थर्ड है यहाँ पर क्या आप प्रतिदिन दोपहर के भोजन के सभी भोज्य पदार्थों को खाते हैं? और फोर्थ है यहाँ पर उन भोज्य पदार्थों की सूची बनाई जिन्हें आपकी माँ आपको दोपहर के भोजन में परोसती है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा प्रश्न जो होगा वो होगा आपकी माँ विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थ वाला भोजन क्यों देती है, और पहला ही यहाँ पर सबसे अच्छा प्रश्न होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। कैलामाइन जो है किस धातु का अयस्क है? तो मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक या फिर आयरन? तो यहाँ पर उत्तर होगा हमारा जिंक का। कैलामाइन जो है जिंक धातु का अयस्क है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसमें परिणाम पर्व होता है? पार्केंसिया, अकेंसिया, ओपेंसिया या फिर एस्पेरेगस? तो यहाँ पर फोर्थ विकल्प जो होगा एस्पेरेगस, ये इसके लिए सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है। कौन सा ऊतक शरीर के विभिन्न भागों में फैला होता है तथा शरीर के विभिन्न भागों को बनाता है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं
संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका या एपिथेलियल ऊतक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ऊतक शरीर के विभिन्न भागों में फैला होता है वो होता है संयोजी ऊतक, जो सभी अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य भी करता है। चलिए, पहला विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है। यहाँ पर पहचानना यौगिक को, पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल, दूध, ग्लूकोज। तो हम कह सकते हैं ग्लूकोज जो है यहाँ पर यौगिक होगा, ग्लूकोज। फोर्थ वाला विकल्प जो होगा ये यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम संभव ताप है। तो न्यूनतम संभव ताप कितना हो सकता है? 0 डिग्री, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस, या फिर -273 डिग्री सेल्सियस, या फिर -273 केल्विन। तो देखिए -273 डिग्री सेल्सियस जो होता है इतना संभव ताप हो सकता है, और इसी को हम कहते हैं 0 केल्विन। जी हाँ, 0 केल्विन भी इसको कहा जाता है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि या तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है या फिर 0 केल्विन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा उत्तर होगा। चलिए इसी को हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 0 केल्विन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन है? विद्यार्थियों में तर्कना कौशल को दृढ़ करने, कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देने, इसी के साथ में विज्ञान में आधारभूत संकल्पनाओं की समझ को बढ़ावा देने, और फोर्थ है विद्यार्थियों की अंक संबंधी अंकीय योग्यताओं को समुन्नत करने। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति रिक्त स्थान के लिए जो ज़्यादा उपयुक्त होती है वो होती है कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देने। जी हाँ, यहाँ पर हम कह सकते हैं सेकेंड विकल्प जो होगा ये सही उत्तर होगा, क्योंकि हम प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें हम स्वयं खोजबीन करते हैं उसके उत्तर को, या जो भी प्रोजेक्ट हमें मिला होता है उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम वैज्ञानिक रूप में ही कार्य करने का प्रयास करते हैं और उसी तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये हमारा उसमें उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन आता है, मिस पटेल XYZ विद्यालय की प्राचार्य अलग अलग विषयों शिक्षण के स्थान पर विज्ञान शिक्षण में एकीकृत उपागम का उपयोग करना चाहती है। इसका क्या आधार है? तो इसका आधार है शिक्षकों को समय सारणी में व्यवस्थित करने में कठिनाई आती है, और सेकेंड है शिक्षार्थी अलग अलग शिक्षकों के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं। थर्ड है सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठ्यचर्याओं के मध्य संबंध जोड़ सकते हैं। फोर्थ है उसके विद्यालय में अलग अलग विषय पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि सभी विषय जो हैं आपस में किस प्रकार जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठ्यचर्याओं के मध्य संबंध को जोड़ सके, इसलिए एकीकृत उपागम का वो प्रयोग करना चाहती हैं, और थर्ड विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, और जो कि है इस प्रकार से, एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है और लोगों के पुराने स्वर्ण आभूषण की चमक और फिर से लौटाने का वचन देता है। उस पर विश्वास करके महिलाएं अपनी सोने की चूड़ियां उसे दे देती है, और जिनको वो एक घोल में डालता है, और चूड़ियां तो चमक जाती है पर उनका भार काफ़ी कम हो जाता है। तो इस धोखेबाज के द्वारा प्रयोग किया गया घोल संभवतः हो सकता है। तो हमें उस घोल का पता करना है कि घोल कौन सा था। सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण, या फिर सांद्र HNO3 या फिर तनु HCl। तो यहाँ पर प्रश्न आपको समझना है कि सोने की चूड़ियों को जो घोल ले वो अम्ल कौन सा होता है। तो उसे हम कहते हैं एक्वारेजिया या अम्लराज, और वो होता है सांद्र HCl और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण, HNO3 का मिश्रण, जिसी को एक्वारेजिया या अम्लराज कहा जाता है। और इसकी विशेषता होती है कि सोना जो होता है वह सिर्फ इसी अम्ल से क्रिया कर सकता है, बाकी किसी अम्ल का कोई प्रभाव सोने पर नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से इस धोखेबाज ने वो अम्ल प्रयोग में लाया और सोने को उतार करके घोल करके उस अम्ल में ले गया और चूड़ियाँ चमका करके महिलाओं को दे गया। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब उच्चतर कक्षा के बच्चे शोध कार्य करते हैं तो शिक्षक को जिस मुख्य समस्या से जूझना पड़ता है वो है, तो कौन सी वो समस्या होती है? तो देखिए, जब बच्चे उच्चतर मतलब बड़ी कक्षाओं के बच्चे शोध कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से वो पब्लिक पुस्तकालय का सहयोग प्राप्त करना, ये टीचर को ये परेशानी होती है, या फिर बच्चों को नकल करके विश्व को और पुस्तकों से शब्दशः उतारने से रोकना और प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन करना। थर्ड है उपयुक्त सामग्री खोजना, और फोर्थ है इंटरनेट पर विद्यालय पुस्तकालय में समय का सूचीकरण करना। तो देखिए, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब बच्चे उच्चतर कक्षा में अध्ययनरत होते हैं और उन्हें प्रोजेक्ट मिलता है कोई कार्य करने का, शोध कार्य करने का,
तो वो नकल कर लेते हैं इंटरनेट से, है ना, यानी कि विश्वकोश से वो नकल करके और वैसा का वैसा उतार करके ले आते हैं, और शिक्षक के लिए इसी मुख्य समस्या से शिक्षक को जूझना पड़ता है। चलिए थर्ड जो हमारा सेकंड विकल्प था इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आता है, आहार नाल का वो कौन सा भाग है जो पित्तरस यकृत से पित्तरस ग्रहण करके इसे पित्ताशय में संग्रहित करता है? तो आहार नाल का वो भाग होता है अग्नाशय। सेकंड विकल्प इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पाठ में पहले सामान्य नियम स्पष्ट किए जाते हैं और उसके बाद में उदाहरण दिए जाते हैं? संज्ञानात्मक पाठ, कौशल पाठ, या फिर निगमनात्मक पाठ, या फिर आगमनात्मक पाठ? तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है हमारा निगमनात्मक पाठ। विकल्प थर्ड इसका उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक कौन कौन से होते हैं? तो यदि हम बात करें यहाँ पर उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषकों की, तो जिसमें शामिल होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। जी हाँ, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये जो होते हैं ये ज़रूरी होते हैं। जैसे PNK के रूप में भी आपने जो उर्वरक की बोरियां होती हैं उन पर देखा होगा PNK, तो उसमें फास्फोरस है ना, नाइट्रोजन है, और ये पोटेशियम होता है। तो इस प्रकार से होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, जब धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक में उत्पादित ऊष्मा इसके रिक्त स्थान पर निर्भर करती है? पदार्थ और मोटाई, पदार्थ लंबाई मोटाई, या फिर पदार्थ की लंबाई और फोर्थ लंबाई और मोटाई? तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है पदार्थ की लंबाई और मोटाई पर। तो लंबाई और मोटाई पर से मतलब है कि उसमें उत्पन्न ऊष्मा जो हो रही है वो क्यों हो रही है? तो ये भी हमें समझना है कि वो प्रतिरोध के कारण से उत्पन्न हो रही है, और प्रतिरोध जो होता है वो पदार्थ की लंबाई यानी कि चालक तार की लंबाई, उसकी मोटाई और उस पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर चार चीज़ें देने रखिए, सिर्फ दो चीज़ें दे रखिए, लंबाई मोटाई। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पदार्थ, लंबाई और मोटाई। तो तीन चीज़ें इसमें मिल रही है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए रिक्त स्थान खनिज पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है? तो देखिए मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए रिक्त स्थान खनिजों की जो मात्रा पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है वो कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर आयोडीन, फ्लोरीन, लौह, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। तो इसका उत्तर हो जाता है यहाँ पर हमारा लौह और कैल्शियम की आवश्यकता पर, खनिज की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। थर्ड विकल्प इसका उत्तर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, वायुमंडल में उपस्थित गैसें जो पौधागत प्रभाव का कारण होती है? मैथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, और सेकेंड यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मेथेन, और फोर्थ है यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन, जलवाष्प। तो हम कह सकते हैं ग्रीन हाउस गैसें के रूप में जो होती हैं वो होती है मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ये ग्रीन हाउस गैसें होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड ताजे पानी चूने के पानी में कोएफिशिएंट से गुजरती है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है, और चूने के पानी के दूधिया होने का जो कारण है वो रिक्त स्थान के कारण होता है। विलयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण से चूने के कारण दूध का थक्का, या चूने के पानी में उपस्थित अपद्रव्यों की उपस्थिति, और फोर्थ है अविलयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि विलयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति, पहला विकल्प जो होगा ये इसमें सही उत्तर होगा, क्योंकि जब कैल्शियम कार्बोनेट उसमें विलय होता है तो उसमें CO2 गैस उत्पन्न होती है, जिसके कारण से चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, विज्ञान शिक्षण रचनावाद उपागम रिक्त स्थान की ओर संकेत करता है? तो यहाँ पर चार विकल्प इस प्रकार से जो दे रखे हैं, विद्यार्थियों को अधिक से अधिक पठन सामग्री उपलब्ध कराने, कमज़ोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराने, और इसी के साथ में थर्ड है समस्या समाधान में विभिन्न गणितीय सूत्रों का अनुप्रयोग करने, और फोर्थ है विद्यार्थियों को अनुभविक अधिगम उपलब्ध कराने। तो यहाँ पर कह सकते हैं रचनावाद उपागम जो होता है वो विद्यार्थियों में अनुभविक अधिगम उपलब्ध कराने हेतु। फोर्थ विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आता है, वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और जिसके कारण दम घुटता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन फ्लोरोकार्बन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है वही वो गैस होती है CO गैस जिसे हम कहते हैं।
तो जिसके कारण ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, रक्त के साथ एक स्थायी यौगिक बना लेती है जिसे हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, और जिसके कारण दम घुटने की समस्या आती है। तो यहाँ पर पहला विकल्प इसका उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान रूपात्मक आकलन की मुख्य विशेषता है? तो यहाँ पर इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, इसका उद्देश्य है प्रायोगिक कौशलों को समुन्नत करना, या वर्ष के अंत में आयोजित किया जाता है, और फोर्थ ये अपनी प्रकृति में निदानात्मक है। तो यह अपनी प्रकृति में निदानात्मक है, यहाँ पर फोर्थ विकल्प इसका उत्तर हो जाता है रूपात्मक आकलन की मुख्य विशेषता के रूप में। अगला प्रश्न आता है, विज्ञान में पाठ्यचर्या योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पर हमें देखना है सर्वाधिक जो उपयुक्त हो उसके बारे में। ये प्रत्येक सत्र के लिए कार्य इकाई का विवरण देती है, या फिर पूर्व अधिगम में निर्मित करने के लिए प्रत्येक पाठ के विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों की योजना बनाने के लिए की जाती है। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे पाठ्यचर्या योजना क्यों बनाई जाती है, तो ये पूर्व अधिगम पर निर्मित करने के लिए प्रत्येक पाठ के विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों की योजना बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती है, और सेकेंड विकल्प इसका सही उत्तर भी है। तो यही हमारा इसमें उत्तर बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विज्ञान में रक्त स्थान के लिए प्रायोगिक कार्य पर बल दिया जाता है। तो विज्ञान में प्रैक्टिकल पर बल क्यों दिया जाता है? विद्यार्थियों के समय पाबंदी और नियमितता के सही तरह से जांच करने, सैद्धांतिक संकल्पनाओं की जांच, सत्यता की जांच करने और विद्यार्थी की सहायता करने, या फिर थर्ड है विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के प्रतिशत सुधार करने, फोर्थ है लिखित रिकॉर्ड रखने की आदत का विकास करने में विद्यार्थियों की सहायता करने। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने और विद्यार्थियों की सहायता करने, सेकेंड विकल्प इसका सही उत्तर हो जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे विज्ञान से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, और प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, और आपने जो सहयोग दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।